उस समय मैं 32 साल की थी। हमारे बीच प्यार के दौरान कुछ किसके अलावा कुछ नहीं हुआ। सेक्स का शुरुआती प्रोसेस सबको पता है, लेकिन मैं इतनी भोली, अनुभवहीन और डरपोक थी कि शादी के दिन मैं अकेले अपने मोबाइल फोन पर गूगल सर्च कर रही थी और पोर्नोग्राफी देख रही थी, सिर्फ जिज्ञासा से। मेरी शादी हो गई और शादी भी हो गई। बड़े होने के बाद पहली बार मैं किसी के सामने पूरी तरह नंगी थी। मैंने किसी और को नंगा देखा। मेरे दोस्तों, मैं रिया हूँ। अब मैं 39 साल की हूँ। मैं साउथ कोलकाता में एक सिंपल लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी हूँ। मैं कोई तथाकथित पंखों वाली परी नहीं हूँ, लेकिन मैं गोरी और काफी सुंदर हूँ। कम से कम लोग तो यही कहते हैं। मेरे घर पर मेरे मम्मी पापा और छोटी बहन है। मेरे पापा थोड़ा कमाते हैं। हमारी एक बड़ी बहन थी जिसने शादी के बाद सुसाइड कर लिया था। उसके दामाद ने उसका प्यारा बच्चा छोड़ दिया था। मैंने उसे गोद ले लिया। बचपन से ही परिवार में पैसे की तंगी थी, इसलिए मैं और मेरी बहन कॉलेज के बाद से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। कॉलेज के बाद एक दो छोटी मोटी नौकरियां करने के अलावा मैं अपना शौक थिएटर और नाटकों में एक्टिंग पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत मेहनत और जान पहचान वालों की मदद से अब मैं छोटे और बड़े पर्दे पर काम करती हूँ। सीरियल और फिल्मों में छोटे मोटे सपोर्टिंग रोल करके जो कमाई होती है, उसी से मैं अपना परिवार चलाती हूँ। मेरी बहन भी एक्टिंग और डांसिंग की दुनिया से जुड़ी हुई है। मैं बचपन से ही बहुत कंजर्वेटिव रही हूँ। मैंने अपने स्कूल के दोस्तों से भी कभी सेक्स के बारे में बात नहीं की। शादी से पहले मुझे पड़ोस के कोचिंग सेंटर में प्यार के अलावा कोई और अनुभव नहीं था। वह प्यार भी चुपके घूमने और अंधेरी गलियों में हाथ पकड़कर बातें करने तक ही सीमित था। मेरा मिडिल क्लास दिमाग सेक्स को शादी के बाद दूल्हे के साथ बंद कमरे में एक रात की बात ही मानता था। मैंने अपनी सारी सेक्सुअल फैंटेसी, प्यार, इमोशन, सब कुछ अपने सपनों के आदमी के लिए, अपने होने वाले दूल्हे के लिए बचा कर रखा था। इसलिए एक्टिंग की दुनिया में काम करने के बावजूद मैंने कभी किसी को बुरा मौका नहीं दिया और मैंने कभी अपने शरीर के साथ कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार भी मास्टरबेट नहीं किया। जब भी सेक्स का ख्याल मन में आता, मैं कुछ और सोचती। अगर मुझे अब्यूज के बारे में पता भी होता तो मैं उसे सामने नहीं लाती। अगर कोई ऑफर करता तो मैं उससे दूर हो जाती। मैंने कोई नशा नहीं किया, बस एक फिल्म पार्टी में आधा ग्लास वाइन पी। मुझे पता है कि आज के डिजिटल जमाने में मैं बहुत इनकंसिस्टेंट हूँ, पूरी तरह से कंजर्वेटिव सोच वाली। हालांकि अंदर ही अंदर सेक्स के लिए एक अजीब सा अट्रैक्शन था, शायद इसलिए क्योंकि यह मना था। लेकिन मैंने कमी की वजह से इसे छिपाया और काम पर फोकस बनाए रखने के लिए मैंने दिल में सपना देखा कि शादी के बाद मुझे सब कुछ मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। अचानक मुझे एक्टिंग की दुनिया का एक को एक्टर पसंद आया। थोड़े समय के प्यार के बाद मैंने उससे शादी कर ली। उस समय मैं 32 साल की थी। हमारे प्यार के दौरान एक्टिंग के बीच कुछ किस के अलावा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। सेक्स का शुरुआती प्रोसेस सबको पता है, लेकिन मैं इतनी भोली, अनुभवहीन और डरी हुई थी कि मैं शादी के दिन अकेली थी, अपने मोबाइल पर गूगल सर्च कर रही थी और पोर्नोग्राफी देख रही थी, सिर्फ जिज्ञासा से। मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। बड़े होने के बाद पहली बार मैं किसी के सामने पूरी तरह से नंगी थी। मैंने किसी और को नंगा देखा और मैंने पहली बार सेक्स किया। लेकिन बचपन से मन में जो सपना मैंने बसाया था, उसका कोई निशान नहीं मिल रहा था। मैंने कितना सोचा था, इमोशंस का धमाका होगा, मैं प्यार में बह जाऊंगी। मैंने सोचा था कि मेरे दिल में जमा सारे सपने अलग अलग रंगों के खुशबूदार फूलों से सजे फूलदान की तरह मेरे सामने इमोशंस, फीलिंग्स और प्यार से खिल उठेंगे। मेरा शरीर, जिसे मैंने अपनी जिंदगी के इतने सालों तक संभाल कर रखा था, मेरी सेक्सुअलिटी सिर्फ मेरे दिल में रहने वाले इंसान को ही मिलेगी। दो नंगे शरीर पुराने प्यार में मिल जाएंगे। मैंने सोचा था कि वह मेरे शरीर के हर कोने में छिपे हुए चाहत के लावा को ढूंढ लेगा। वो खुद मुझे चाहत की आग में जला देगा और मेरे कान में फुसफुसाएगा, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ।
लेकिन कहाँ, जो लड़का इतनी देर तक आई लव यू कहता रहा, वो बिना किसी फीलिंग्स के एक गायब रिमोट कंट्रोल्ड मशीन की तरह था, जैसे वह किसी के सिखाए किसी तरीके को फॉलो करने आया हो। उसके छूने से कोई फीलिंग्स नहीं जागी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बुरे सपनों के साथ इतनी सारी सपनों भरी रातें बिना सोए बिताऊंगी। मैंने उससे उसके पैसों की वजह से शादी नहीं की थी। वह न तो कोई बड़ा हैंडसम आदमी था और न ही ज्यादा पढ़ा लिखा। उसकी इनकम मुझसे भी कम थी। वह कोलकाता में एक छोटे से किराए के घर में रहता था। मैं उसे समय समय पर कुछ छोटे मोटे खर्चे दे देती थी। हालांकि वह अपने पिता का इकलौता बेटा था और उनके गांव मेदिनीपुर में बहुत सारी खानदानी प्रॉपर्टी थी। उसके पिता का कपड़े का बिजनेस भी था, लेकिन मैंने कभी इन बातों के बारे में नहीं सोचा। मैं उससे उसकी विनम्रता, तहजीब और केयरिंग नेचर की वजह से प्यार करती थी। हालांकि ये सब सोचते हुए मैं सुबह होते होते थका कर सो गई। मैं अगली सुबह भी उठ गई। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि उसका केयरिंग नेचर सिर्फ मुझसे कुछ छोटे मोटे खर्चे लेने के लिए था, और जिस इनविजिबल रिमोट की मैंने बात की थी उसे उसके पिता ऑपरेट करते थे। उसके पिता उसे कोई पैसे नहीं देते थे, खाने के कम से कम पैसे के अलावा। उनकी अपनी कोई खास इनकम नहीं थी। शादी से पहले ये तय हुआ था कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम कोलकाता लौट आएंगे और पहले की तरह काम करेंगे। लेकिन मैं फंस गई थी, क्योंकि उसके पिता के अनुसार उनकी पत्नी घर के बाहर काम नहीं कर पाएगी। दूसरे मेल एक्टर्स के साथ एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं। उसके पिता के अनुसार घर की पत्नी सिर्फ खाना बनाएगी और बच्चे पैदा करेगी, और घर का कोई भी आदमी अपनी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा वफादार नहीं हो सकता था। अगर उसने ज्यादा किया तो उसे घर की प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा जो उसकी बहनों को मिलती थी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे प्यार के सपनों का आदमी असल में एक बिना रीढ़ का, पैसे का भूखा डरपोक था। अपने पिता की प्रॉपर्टी पाने की उम्मीद में वह रात को सोने के अलावा पूरे दिन अपनी पत्नी के पास आने से डरता था। मैं समझ गई कि अगर मेरा दूल्हा अच्छा नहीं भी करता है तो भी मेरी किस्मत की मारी है। इसलिए मैंने उसे समझाया कि मेरे लिए ऐसे जीना नामुमकिन है। मुझे काम करना शुरू करना होगा। मेरी माँ, मेरी बहन की बेटी सब मेरी कमाई पर निर्भर हैं। उसने कहा कि वह अपने पिता से बात करेगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। आखिरकार शादी के 5-6 महीने बाद मैं सब कुछ छोड़कर अपने पिता के घर लौट आई। मुझे अपने पैसों से खरीदे गए छोटे मोटे गहने भी छोड़ने पड़े, क्योंकि ससुराल आने के पहले दिन ही उसकी माँ ने उन्हें उठाकर अलमारी में रख दिया था। घर लौटने के बाद मैंने तलाक के लिए अर्जी दी। कुछ महीनों बाद मेरा तलाक हो गया। उसके बाद मैंने फिर से उसी पुराने रूटीन में कुछ साल बिताए। काम की रोज की भागदौड़ में समय बीतता गया। इस बीच मेरी एक दोस्त के साथ फिर से संबंध बन गए। मुझे उसका हाथ पकड़कर गंगा के किनारे घूमना बहुत पसंद था। ऐसे ही घूमते हुए एक दिन मैंने उसके साथ सेक्स भी किया। उस एक सेक्स के दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने उसे बताया। ये सुनकर वो बिना कोई जिम्मेदारी लिए भाग गया। मेरी जिंदगी में एक और डरपोक आ गया। मुझे खुद से नफरत हो गई। मेरा फैसला इतना बुरा क्यों था? किसी तरह मैं अकेले डॉक्टर के पास गई और अबॉर्शन करवाया। फिर इसी रूटीन में 2 साल और बीत गए। अब मैं 35 साल की हूँ। एक दिन मेरी एक प्रोफेशनल दोस्त रंजन ने मुझे बताया कि उसका एक बिजनेस दोस्त है जिसका नाम अनुराग है। वो एक वेब सीरीज बनाना चाहता है और रंजन ने उस सीरीज में फीमेल लीड रोल के लिए मेरा नाम दिया है। अगर मैं मान जाऊं तो वो एक मीटिंग अरेंज कर देगा। पहले दिन मैं मीटिंग के लिए उसके फ्लैट पर गई। लड़का काफी हैंडसम, गोरा चिट्टा है, काफी जिंदा दिल है और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वो मजेदार कहानियां सुनाता है। अनुराग और मेरा नया चैप्टर। अनुराग से पहली मीटिंग में मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने सिर्फ काम के बारे में ही बात नहीं की, वह मेरी जिंदगी की कहानी भी जानना चाहता था।
मैं थोड़ी हिचकिचाई और उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया, मेरी पहली शादी, तलाक, मेरे दूसरे रिश्ते का कड़वा अनुभव, सब कुछ। उन्होंने मुझे किसी भी तरह से जज किए बिना ध्यान से सुना। मैंने उनमें एक इंसानी पहलू देखा जो इस दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। पहली मुलाकात के बाद वापस आते समय मुझे लगा जैसे मुझे बहुत समय बाद सांस लेने की जगह मिली हो। अनुराग की वेब सीरीज एक डार्क कॉमेडी थी। इसमें कई डेयरिंग सीन थे। पहले दिन अनुराग ने मुझसे कहा, रिया, कहानी में कुछ फिजिकली इंटीमेट सीन जरूरी हैं। अगर तुम नहीं मानती हो तो हम स्क्रिप्ट बदल सकते हैं। मैंने उनसे कहा, तुम लोग स्क्रिप्ट मत बदलो, मैं सहमत हूँ। मेरी जिंदगी के ये मुश्किल अनुभव मेरी एक्टिंग को और जानदार बना देंगे। असल में मैं उस समय मेंटली इतनी टूट चुकी थी कि कोई भी नया चैलेंज लेने के लिए तैयार थी। शूटिंग शुरू हुई। अनुराग के प्रोफेशनलिज्म ने मुझे इम्प्रेस किया। वो सिर्फ एक डायरेक्टर ही नहीं थे, बल्कि मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए। काम के दौरान हम पर्सनल बातें करते थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में बात करते थे। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अनुराग की जिंदगी में भी बहुत दर्द था। उसने भी बहुत कुछ खोया था। हम दोनों की जिंदगी में एक खालीपन था जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा था। मुझे अनुराग के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। वो मेरी इज्जत करता था, मेरी राय को अहमियत देता था। मेरे पिछले एक्सपीरियंस के बाद यह मेरे लिए एक नई फीलिंग थी। उसके टच, उसकी बातों में एक तरह का इमोशन था जो अब तक मेरे हाथ से निकल गया था। एक सीन था जहां मेरे कैरेक्टर को इमोशनली टूटना था। उस सीन में मैं सच में रो पड़ी थी। अनुराग आया और मुझे गले लगाया और कहा, रिया, यह एक्टिंग नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे अनुराग से प्यार हो गया है। शूट के बाद हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। हम रेगुलर मिलते थे, लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, फिल्में देखते थे। मैं घंटों उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ सकती थी। वो मेरी जिंदगी में भरोसे की एक ऐसी जगह बन गया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं अपनी सारी कमजोरियां उसके सामने दिखा सकती थी। कुछ समय बाद मैंने अनुराग को अपने फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा के बारे में बताया। मैंने उसे बताया कि कैसे मेरे पहले पति ने मुझे मशीन की तरह इस्तेमाल किया और दूसरा आदमी मेरी जिंदगी से भाग गया। मैंने अनुराग की आंखों में नफरत या दया नहीं, सिर्फ प्यार देखा। एक शाम हम एक सुनसान रेस्टोरेंट में बैठे थे। अनुराग ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सारा दर्द मिटा देना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों के कोनों में आंसू आ गए। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैंने कहा, अनुराग, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मेरी जिंदगी टूटे हुए कांच के टुकड़े जैसी है। उसने मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। उसने कहा, टूटे हुए कांच के टुकड़े भी खूबसूरत होते हैं अगर उन्हें ठीक से जोड़ा जा सके। हम दोनों ने अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक साथ नई शुरुआत करने का फैसला किया। हमारा प्यार इतना गहरा था कि हमने शादी करने का फैसला किया। मेरा परिवार पहले थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उन्हें अनुराग के परिवार या उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैंने उन्हें अनुराग से मिलवाया तो वे उसकी विनम्रता, प्यार और मेरे लिए सम्मान देखकर बहुत इम्प्रेस हुए। हमने शादी कर ली। यह एक बहुत छोटी सी सेरेमनी थी जिसमें सिर्फ हमारे करीबी दोस्त थे। जब हम शादी की रात अकेले थे तो मैं बहुत नर्वस थी। मैंने अनुराग को अपना डर बताया। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, रिया, डरो मत। ये हमारी रात है। ये तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी इच्छा है, कोई प्रेशर नहीं है। फिर उसने मुझे अपने पास खींच लिया। धीरे धीरे, बहुत प्यार से उसने मुझे छुआ। मुझे उसके हाथ के टच में कोई दर्द या डर महसूस नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी शांति और खुशी महसूस हुई। उसके प्यार के टच ने मेरे शरीर के हर कोने में जमा पुराने दर्द को धो दिया। उस रात
मुझे पहली बार समझ आया कि सेक्स सिर्फ एक फिजिकल मिलन नहीं है, ये दो दिमागों, दो आत्माओं का मिलन है। अनुराग के प्यार ने मुझे वो खुशी दी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारा प्यार दिन ब दिन गहरा होता गया। हमने एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में एक दूसरे की मदद की। मैंने एक्टिंग की और अनुराग ने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैं अपने अतीत के सारे दर्द भूल गई। मैं एक पूरी औरत की तरह जीने लगी। आज मैं 39 साल की हूँ। मैं एक सफल एक्ट्रेस हूँ। मेरी जिंदगी मेरे अपने हाथों से बनी है। मेरे साथ मेरा प्यार, मेरे पति अनुराग हैं और मेरी छोटी सी बेटी है जो मेरा सब कुछ है। जब भी मैं शीशे के सामने खड़ी होती हूँ तो खुद से कहती हूँ, रिया, तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम एक वॉरियर हो। तुमने प्यार करना सीख लिया है, तुमने प्यार पाना सीख लिया है। तुम्हारी जिंदगी को पूरापन मिल गया है। अनुराग ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, प्यार की एक जगह जहाँ कोई डर नहीं, सिर्फ प्यार है। और हम दोनों के लिए सपनों की एक नई दुनिया है। दोस्तों, ऐसी खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।